हमारे यूट्यूब चैनल रिदम एजुकेशन पे। ठीक है, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं डिफरेंशिएशन के बारे में। जैसा कि हम लोग अभी देख रहे थे कि हमने अपनी क्लास में लास्ट क्लास में हमने बात की थी वेक्टर्स के बारे में। वेक्टर्स का एडिशन या सब्सट्रैक्शन कैसे होता है या मल्टीप्लिकेशन या डिवीज़न कैसे होता है, तो उसके लिए हमको पता होना चाहिए कि डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। ठीक है, वैसे तो ये मैथ्स का टॉपिक है, लेकिन अगर हमें फिज़िक्स में वेक्टर्स या फिर और भी चीज़ें अगर पढ़नी है अच्छे से, तो हमें डिफरेंशिएशन आना चाहिए। ठीक बात। फिर उसके बाद हम लोग क्या बात करेंगे इस चैप्टर में कि डिफरेंशिएशन कैसे होता है, किन किन तरीके से डिफरेंशिएशन किया जा सकता है, यूज़ कहाँ पे करेंगे डिफरेंशिएशन का, और बाकी सारे फार्मूले किस तरीके से यूज़ होने वाले हैं। तो आज हम इस लेक्चर में यही बात करने वाले हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फिजिक्स के रिस्पेक्ट में भी और मैथ्स के लिए भी। तो आप लोग कॉपी पेन लेके बैठिए और जो जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ आप नोट करते रहिए साथ ही साथ में। ठीक है, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जैसे डिफरेंशिएशन जैसे लिखा हुआ है ये, तो डिफरेंशिएशन का मतलब होता क्या है। तो बेसिकली अगर हम लोग बात करें डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंशिएशन का अगर हम अपनी समझने की लैंग्वेज में बात करें, तो डिफरेंशिएशन का मतलब सिर्फ इतना होता है कि किसी भी चीज़ को रिड्यूस करना। ठीक है, जैसे हम सब्सट्रैक्ट करते हैं तो कोई भी चीज़ रिड्यूस होती जाती है, उसी तरीके से डिफरेंशिएशन का मतलब होता है किसी भी चीज़ को रिड्यूस करना। ठीक बात। तो हमें पता चल गया डिफरेंशिएशन का मतलब रिड्यूस करना होता है। अच्छा, एक चीज़ और देखते हैं कि स्लोप का मतलब क्या होता है। अगर ये वाई एक्सिस है, ठीक है, और ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, ये वाई एक्सिस हो गई और ये एक्स एक्सिस हो गई। इस पर एक अगर हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें और हम कहें कि इसकी स्लोप क्या होगी, ठीक है, तो स्लोप कैसे फाइंड आउट करते हैं। सबसे अच्छा तरीका स्लोप का क्या होता है कि एक्स एक्सिस के साथ में जितना एंगल फाइंड आउट वो कर रहा है, एंगल बना रहा है, उसी एंगल को हम लोग क्या कहते हैं, स्लोप कहते हैं किसी भी लाइन का। ठीक। अच्छा, यहाँ पर अगर हम वही एंगल फाइंड आउट करें तो भी सेम एंगल होगा, इस पॉइंट पे एंगल फाइंड आउट करें तो भी सेम एंगल होगा। अगर ये पॉइंट 1 है, 2 है, 3 है, अगर हम तीनों पॉइंट्स पे किसी भी स्ट्रेट लाइन का एक्स एक्सिस के साथ में एंगल फाइंड आउट करें तो वो एंगल सेम आ रहा है। और ये जो एंगल बन रहा है, इसी एंगल को हम लोग क्या कहते हैं, स्लोप। या फिर इसको एक चीज़ और कहते हैं, क्या कहते हैं, टेंजेंट। वैसे बेसिकली जो टेंजेंट होता है वो तो एक अलग चीज़ हो गई। स्लोप फाइंड आउट करने के लिए हम लोग टेंजेंट लगाते हैं। और कैसे स्लोप निकालते हैं हम लोग, इज इक्वल टू tan थीटा। जितना tan के साथ में ये एंगल बनाएगा वो इस लाइन की स्लोप हो जाएगी एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में। ठीक है, अगर हमें किसी भी लाइन की स्लोप फाइंड आउट करनी है, इस लाइन की स्लोप निकालनी है एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये हो गया थीटा, इसका tan थीटा ले लेंगे और उसकी वैल्यू आ जाएगी। अगर ये एंगल 45 डिग्री होता, अगर ये एंगल 45 डिग्री होता तो कैसे स्लोप निकालते, स्लोप इज इक्वल टू tan 45, और हमको पता है tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो ये tan 45 की यहाँ से वैल्यू आ गई और हमें स्लोप पता चल गया। स्लोप क्या हो गया, कितना स्लोप है, 1। अच्छा, स्लोप का अगर सिंपल भाषा में बात करें तो स्लोप का मतलब यही तो होता है कि झुकाव कितना है, और झुकाव कितना मतलब कि एंगल कितना। एंगल की अगर हम डिफिनेशन की बात करें तो एंगल की डिफिनेशन तो यही होती है ना, द when two straight lines joins at one point, then the angular distance between these two lines is known as the angle of the line। ठीक है, ये चीज़ अच्छा बात होगी। अच्छा, जैसे स्लोप हमने फाइंड आउट कर लिया, सारी चीज़ें हमने फाइंड आउट कर ली। अच्छा, ये तो एक स्ट्रेट लाइन का हमारा ग्राफ हो गया। ठीक। अच्छा, अगर स्ट्रेट लाइन और हमने ग्राफ देखे हैं कि इस तरीके से भी ग्राफ होते हैं, सपोज करिए कोई ग्राफ इस तरीके से अगर बन गया हमारा कोई ग्राफ, तो इसका हम लोग एंगल कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये हमारी एक्स एक्सिस हो गई और ये हमारी वाई एक्सिस हो गई। अच्छा, ये ग्राफ अगर हम कहें कि इसकी स्लोप क्या होगी, इसकी स्लोप क्या होगी, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे इसकी स्लोप क्या होगी। तो इसकी स्लोप फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना चाहिए कि जिस भी पॉइंट पे हमको स्लोप फाइंड आउट करनी है, अगर हमें इस पॉइंट पे स्लोप फाइंड आउट करनी है पी पॉइंट पे, तो हम क्या करेंगे, पी से एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। टेंजेंट का मतलब क्या होता है, स्पर्श रेखा जो इसको टच करते हुए सीधी निकल जाए। ठीक है, तो एक टेंजेंट हम ड्रॉ करेंगे और ये जिस एंगल पे कट करेगी एक्स एक्सिस को, ये हमारा हो जाएगा स्लोप। क्या हो जाएगा, ये वाला एंगल अगर थीटा है तो tan थीटा। अच्छा, अगर दूसरे की बात करें, यहाँ पे अगर हमें निकालना हो तो हम इस पर एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। अगर यहाँ पे चाहिए हो तो हम एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। जिस भी पॉइंट पे, किसी कर्व्ड ग्राफ के जिस भी पॉइंट पे अगर हमें उसका एंगल पता करना है या स्लोप पता करनी है एक्स एक्सिस के साथ में, तो हम कैसे पता करेंगे, उस पॉइंट से पार्टिकुलरली हम क्या करेंगे, हम एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। और वो टेंजेंट जिस एंगल पे एक्स एक्सिस को कट करेगा, ये थीटा 2 हो गया, ये थीटा 3 हो गया, जिस भी एंगल पे वो एक्स एक्सिस को कट करेगा उसका टेंजेंट लेके हम उसकी स्लोप फाइंड आउट कर लेंगे। ये तो हो गई बात कर्व्ड ग्राफ्स की। ठीक है, दूसरे तरीके एक चीज़ ये हो गई कि कैसे निकालते हैं, इस ग्राफ में ही देखते हैं।
थोड़ा सा सिंपल बना देते हैं, इजी होगा आप लोगों के लिए। ये वाई एक्सिस हो गई, ये एक्स एक्सिस हो गई, ठीक है। एक स्ट्रेट लाइन हमारी जा रही है, क्लियर है, ये चीज़ हमको पता है। अच्छा, अगर हमें ग्राफ इसका फाइंड आउट करना है, ये एंगल हमको थीटा चाहिए, ये एंगल हम थीटा कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि इस एंगल से हमने ये लाइन इधर ड्रॉ कर दी, ठीक है। जिस भी पॉइंट तक हमें ड्रॉ करना है, एक लाइन यहाँ से हमने ऐसे ड्रॉ कर दी, ठीक बात। तो ये हमारा एक बन गया राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक। अब ये एंगल थीटा है, क्योंकि ये एंगल भी थीटा है, इसलिए ये एंगल भी थीटा होगा, ठीक है। अगर इस पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स हम लोग एज्यूम कर लें x1 y1 और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट एज्यूम कर लें x2 y2, ठीक है। x1 y1 x2 y2 अगर हमने इसके कोऑर्डिनेट्स एज्यूम कर लिए, तो ये पॉइंट जो है ये क्या होगा, यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, ये कितना डिस्टेंस हो गया x1, ठीक है, कि x2, ये डिस्टेंस हुआ x1 और ये वाला डिस्टेंस हो गया x2। इसी तरीके से ये वाला डिस्टेंस हुआ y1 और ये वाला सिर्फ अगर y एक्सिस के पैरेलल हम ड्रॉ कर दें, ये यहाँ पे लिख देंगे y1 और अगर ये ड्रॉ कर दें तो ये हो गया y2। ये सारे कोऑर्डिनेट्स आ गए। तो अगर हमें ये डिस्टेंस चाहिए हो, हम इसके नाम भी रख लेते हैं ABC। कुछ बात क्लियर हुई? थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, एक स्ट्रेट लाइन जा रही है जो x एक्सिस के साथ में थीटा एंगल फॉर्म कर रही है, ठीक है। इस x एक्सिस के हमने कोऑर्डिनेट्स मान लिए x1 y1 x2 y2। तो अगर हम इनसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे x एक्सिस पे और y एक्सिस पे परपेंडिकुलर, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट x1 आएंगे, यहाँ के x2, ये y1 और ये y2, ये कोऑर्डिनेट्स मिल गए। तो अगर हमें ये डिस्टेंस चाहिए, AC हमको चाहिए, तो क्या होगा x2 माइनस x1, क्या हो जाएगा x2 माइनस x1। ये डिस्टेंस कितना हो गया x2 माइनस x1। और उसी तरीके से ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा y2 माइनस y1। पूरे डिस्टेंस में से इतना डिस्टेंस सब्सट्रैक्ट कर देंगे, y2 माइनस y1। तो हमको इसकी दो साइड्स पता चल गई ट्रायंगल की, कौन कौन सी। AC हमारी कितनी हो गई x2 माइनस x1 और CB ये हमारी हो गई y2 माइनस y1। ये दो साइड्स हमको पता चल गई अपने ट्रायंगल की। हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड आउट करनी है AB की लेंथ। वेरी इजी, यहाँ पे यूज़ करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? इन एनी राइट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। दैट मीन्स AB स्क्वायर इज इक्वल टू, तो स्क्वायर हटा के उधर अंडर रूट कर देंगे, x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये हमारी वैल्यू आ गई AB की। इस तरीके से हम AB की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ये तो बात ठीक हो गई, AB की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। अच्छा, ये तो हो गया, लेकिन अगर हमें tan की वैल्यू चाहिए, हमें वैल्यू क्या चाहिए, स्लोप की चाहिए। तो हमने लेंथ फाइंड आउट कर ली, लेकिन अगर हमें स्लोप निकालना है, tan थीटा क्या होता है? tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है y2 माइनस y1 और बेस क्या है x2 माइनस x1। और ये आप लोग डायरेक्टली पढ़ते हैं tan थीटा या फिर ये स्लोप इज इक्वल टू क्या होता है tan थीटा, या फिर इस तरीके से ये आप लोग पढ़ते आ रहे हैं। ये एक फार्मूला हमारा बन गया कि स्लोप tan थीटा के इक्वल होता है और tan थीटा किसके y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 के इक्वल होता है। एक तो ये बात हो गई, ठीक है। अच्छा, जैसे आप लोग सोच रहे होंगे कि डिफरेंशिएशन लिखा है, लेकिन डिफरेंशिएशन क्यों नहीं बता रहे हैं? तो ये शुरुआत है डिफरेंशिएशन की। अब यहीं से हम लोग शुरुआत करेंगे डिफरेंशिएशन के आने की, ठीक है। ये तो स्ट्रेट लाइन में हो गया कि किस तरीके से हम फाइंड आउट करते हैं अपना हाइपोटेन्यूज की लेंथ या फिर tan थीटा, जब एंगल की वैल्यू ना दी हो, कोऑर्डिनेट्स दी हों, ठीक है। अच्छा, अगर कर्व्ड ग्राफ्स हो, कर्व्ड तरीके के ग्राफ हमारे बने हों, ये x एक्सिस और ये y एक्सिस, और हमारा ग्राफ है, मान लीजिए ये हमारा ग्राफ है, ठीक है। कर्व्ड ग्राफ है हमारा, एक ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक। ये O है 0,0 कोऑर्डिनेट, ठीक। अच्छा, अगर हमें इस पॉइंट से, ये पॉइंट एक हमारा हो गया P और ये पॉइंट हो गया हमारा Q, ठीक।
अब हमें P और Q ट्रायंगल जो बनना है, तो हम कैसे इसमें ट्रायंगल फॉर्म करें या एंगल निकालें? तो सिंपल वही चीज़, इसको इधर बढ़ा दिया, इसको इधर नीचे ड्रॉ कर दिया, ये क्या बन गया हमारा, एक ट्रायंगल बन गया, ये बन गया ट्रायंगल। ठीक है, तो इस ट्रायंगल को अगर हम ड्रॉ करें तो ये कुछ ट्रायंगल इस तरीके से बन रहा है हमारा, ये और ये इस तरीके से ट्रायंगल हमारा ये बन रहा है। ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है। ठीक, लेकिन अगर हम कहें कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये ट्रायंगल पार्टिकुलरली इसलिए नहीं, क्योंकि ट्रायंगल में क्या होता है, ये हमारा स्ट्रेट लाइन से जुड़ा हुआ होता है। क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन नहीं है तो इसलिए हम इसको हाइपोटेन्यूज नहीं बोल सकते। ठीक, तो अगर हमें हाइपोटेन्यूज इसको नहीं बोल सकते तो हम ये एंगल कैसे फाइंड आउट कर लेंगे? क्योंकि अगर हम इसको और ले जाएंगे तो ये एंगल चेंज हो रहा है, फिर आ जाएंगे एंगल चेंज हो रहा है, एंगल चेंज हो रहा है। तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे इस पूरे सिस्टम में कि इस ट्रायंगल में जो क्या कहते हैं टेंजेंट है या फिर जो स्लोप है वो कितना आ रहा है? क्योंकि हमको एंगल पता ही नहीं है। इसमें स्ट्रेट लाइन होती है तो हर पॉइंट पे एंगल सेम होता है, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन नहीं है इसलिए हर पॉइंट पे एंगल सेम होगा ही नहीं। तो कैसे क्या करें, प्रॉब्लम हो गई। तो हम लोग इसको कैसे सॉल्व करते हैं कि ये जो पॉइंट P है या Q है, हम इस पॉइंट Q को यहाँ से उठा के अगर हम P के बहुत ज़्यादा पास ले आएँ, ये यहाँ से हटा के अगर हम इसको P के पास में ले आएँ तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा। ये पॉइंट P था और ये पॉइंट Q आ गया। ठीक है, दोनों पॉइंट क्या आ गए, पास पास में आ गए इस तरीके से। ठीक है, अगर इसको और पास ले आएँ, बिल्कुल P और Q एक में मिला दें और उसके बाद उसको हम जूम करें। ठीक है, अगर इस चीज़ को हम जूम करके यहाँ पे दिखा रहे हैं, मैग्नीफाई करके, तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा, इस तरीके से। ये पॉइंट P हो गया, ये Q है, और ये पॉइंट अगर हम मान लें M, तो ये कुछ इस तरीके से हमारा ट्रायंगल बना है। क्योंकि ये बहुत डिस्टेंस छोटी है इसलिए जो इसकी ये स्लोप है ये यहाँ पे कम हो गई, क्योंकि बहुत ज़्यादा छोटी। अगर हम किसी सर्कल को भी लेते हैं और सर्कल के किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच अगर हम निकालें इस तरीके से, तो ये क्या होता है, इसका कम हो जाता है। अगर और छोटे पॉइंट्स ले लें तो वो एक स्ट्रेट लाइन हमें मिल जाती है। ठीक है, ये बात हो गई। ठीक है, तो ये एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म हो गई P और Q के बीच में। कब? जब हमने P को Q के बहुत ज़्यादा पास में ले आए। ठीक है, P को Q के पास में ले या Q को P के पास में ले आए तो क्या हो गया, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल की तरह दिखने लगा। अब जब ये राइट एंगल ट्रायंगल की तरह दिखने लगा तो इसमें भी सेम चीज़ हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, इसमें सेम चीज़ अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिस्टेंस कम है। ठीक है, तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी, एज इट इज़ x2 - x1, अभी हम लोग पढ़ के आए। ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी, y2 - y1, अभी हम लोग पढ़ के आए। तो टेंजेंट क्या हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा y2 - y1 अपॉन x2 - x1। ठीक है, ये तो हम लोग स्ट्रेट ग्राफ में भी पढ़ के आए थे। तो इसमें और स्ट्रेट ग्राफ में क्या डिफरेंस हो गया, डिफरेंस ये हुआ कि क्योंकि जब पॉइंट P के बहुत ज़्यादा क्लोज है, नज़दीक है, तो क्या y2 - y1 की वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी या कम होगी? अगर पॉइंट P पॉइंट Q के बहुत ज़्यादा क्लोज है, पास में है, तो y2 - y1 इस डिस्टेंस की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, बहुत ही कम हो जाएगी, माइन्यूट हो जाएगी इसकी वैल्यू। तो हम क्या कह सकते हैं कि लगभग इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0, और इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 0। भाई x2 - x1 0 नहीं है, लेकिन लगभग 0 के करीब पहुंच जाएगी, क्योंकि ये पॉइंट्स हमने बहुत ही ज़्यादा क्लोज ले लिए हैं। और जब ये वैल्यू इसकी 0 के इक्वल हो जाएगी, तो हमने कल आपको बताया था या लास्ट लेक्चर में हमने बताया था, ठीक है, कि अगर किसी भी बहुत स्मॉल क्वांटिटी को अगर हमें रिप्रेजेंट करना है तो हम क्या यूज़ कर लेते हैं, dy, और यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, dx। बात क्लियर हुई? तो tan थीटा इज इक्वल टू dy/dx। अच्छा, आप लोग भूलिए मत, यही तो है स्लोप हमारा, tan थीटा ही तो हमारा स्लोप है। तो tan थीटा की वैल्यू क्या आ गई, dy/dx, और ये जो dy/dx निकल के आया, यही हमारा क्या होता है, डिफरेंशिएशन। पहुंच गए हम अपने टॉपिक पे वापस से। ठीक है, तो इतनी कहानी जो हमने बताई उसका पूरा सारांश क्या था कि अगर कोई कर्व्ड ग्राफ है, उस पर 2 पॉइंट लेंगे और उससे अगर ट्रायंगल फॉर्म करेंगे तो एक कर्व्ड लाइन फॉर्म होगी, जिससे हम लोग एग्जैक्ट अपने हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो हमने क्या किया, पॉइंट Q को पॉइंट P के पास में कर दिया, Q को यहाँ से उठा के यहाँ पे ले आए, और फिर जब इसको मैग्नीफाई करके हमने देखा तो ये क्या हमें दिख रहा है कि ये एक स्ट्रेट लाइन है, क्योंकि P और Q बहुत ज़्यादा क्लोज हैं। ठीक, तो P और M के बीच में डिस्टेंस x2 - x1, क्योंकि यहाँ के कोऑर्डिनेट x1 y1 है, Q के कोऑर्डिनेट x2 y2 हैं, तो यहाँ से कोऑर्डिनेट x2 - x1
ये कोऑर्डिनेट y2 माइनस y1, और tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। और क्योंकि y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 0 के लगभग इक्वल हैं, लगभग इक्वल क्यों हैं, क्योंकि पॉइंट P पॉइंट Q के बहुत ज़्यादा क्लोज है, ठीक है। इसलिए ये y2 माइनस y1 की वैल्यू हम लगभग 0 रख सकते हैं, और x2 माइनस x1 की वैल्यू लगभग 0 हो सकती है। लगभग मतलब कि 0 से कुछ ही बड़ी है, बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है, लगभग 0 के बराबर है, ठीक। तो जो क्वांटिटी बहुत ज़्यादा छोटी होती हैं, अप्रॉक्सीमेटली 0 होती हैं, उनके लिए हम लोग dy या फिर dx का यूज़ करते हैं, सिंपली d यूज़ कर लेते हैं बहुत वेरी स्मॉल क्वांटिटीज़ के लिए। तो ये हो गया हमारा स्लोप, और स्लोप ही को क्या कहते हैं, tan थीटा, tan थीटा को क्या कहते हैं, स्लोप कहते हैं। इतनी बात समझ में आ गई हो तो आगे बात करें। ठीक है, अच्छा इसको एक चीज़ और कह सकते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। x के रिस्पेक्ट में y कितना चेंज हो रहा है, ये भी हमारी सिंपली क्या हो सकता है, tan थीटा हो सकता है। रेट चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। अच्छा, अगर इतनी चीज़ हमको पता चल गई तो हम आगे मूव करते हैं। पार्टिकुलरली ये तो सारा थ्योरी थी, समझने के लिए था, लेकिन जो हमारे काम की बात है वो ये लिखी हुई है डिब्बे के अंदर। जो चीज़ काम की लगती है उसको डिब्बे के अंदर बंद कर देना चाहिए, कहीं भाग के ना जा पाए, ठीक है। अब देखते हैं फॉर्मूले, कॉपी पेन पकड़ के बैठिए, शुरू करते हैं। अच्छा, अगर लिखा हुआ है कहीं पे y की वैल्यू दी हुई है, हमने भी क्या बताया था, लास्ट लाइन हमने यहाँ पे क्या लिखी थी, द रेट चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x इज़ नोन एज डिफरेंशिएशन या फिर स्लोप, ठीक। तो y अगर कोई दिया हुआ है, कोई कांस्टेंट नंबर है, y अगर कोई कांस्टेंट नंबर है, कांस्टेंट नंबर का मतलब 1 2 3 4 5 या फिर सो ऑन पाई, ठीक है, या फिर इस तरीके के कोई कांस्टेंट नंबर की बात की गई हो, किसी कांस्टेंट की नहीं, कांस्टेंट नंबर की बात की गई हो, ठीक है। तो कैसे निकालते हैं, अगर हम फाइंड आउट करना चाहें dy अपॉन dx, कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो सिंपली हम लोग याद कर लेंगे कि किसी भी कांस्टेंट नंबर का, नंबर काउंटिंग नंबर्स जो होते हैं हम लोगों के, या फिर जो भी पाई या फिर इस तरीके के जिनकी फिक्स्ड वैल्यूज़ होती हैं, ठीक है। अगर पाई का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 0 आएगा, तो किसी भी कांस्टेंट नंबर का अगर हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या आता है, 0 आता है। दैट मीन्स dy बाई dx क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। अगर इसको हम कहना चाहें तो क्या कहेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ y, नोट कर लीजिए एक लाइन, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। अगर हम इसको थ्योरी में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई dx इज इक्वल टू 0, ठीक। ये तो एक चीज़ हो गई। अच्छा, कि इसका अगर हम एग्जांपल देखें तो हम लिख लें, अगर y इज इक्वल टू 4 और आपको फाइंड आउट करना है dy बाई dx, कितना आएगा, इसका कितना आएगा, क्योंकि 4 क्या हमारा एक कांस्टेंट नंबर है, तो dy बाई dx 0। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, अगर y इज इक्वल टू दिया है 4 6 7 8 9, तो dy बाई dx कितना आएगा, dy बाई dx 0। अच्छा, एक बहुत अच्छी चीज़ बताते हैं, अगर y इज इक्वल टू दिया है x की पावर 0, x की पावर 0, और हमने आपसे पूछ लिया dy बाई dx क्या होगा, आपको ये तो सर तो आपने तो बताया नहीं, तो ये dy बाई dx कैसे फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि x की पावर 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, सबको पता है। किसी भी चीज़ की पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 होगी, तो x की पावर 0 की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0 ही होगा। कंफ्यूज करने के लिए दे सकते हैं कि x की पावर 0 और उसका डिफरेंशिएशन करना हो, तो इस तरीके से कोई भी नंबर लिखा हो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। लगभग हाँ, इसमें इतनी ही है बस, ठीक है, हाँ ठीक। ये तो कांस्टेंट की हमने बात कर ली। अच्छा, अगर x की पावर 0 ना लिख के अगर x की पावर 4 या 5 हो तो वो तो 1 नहीं होगा और वो कांस्टेंट भी नहीं होगा। तो आते हैं अपने दूसरे फॉर्मूला पे, जहाँ पे लिखा हो y इज इक्वल टू एक्स की पावर n। ये हमारा फार्मूला जो हम यहाँ पे लिख रहे हैं फार्मूला है, बाकी जितना हम देख रहे हैं वो सारे उसके एग्जांपल्स हैं। तो y इज इक्वल टू एक्स की पावर n, अगर dy बाई dx फाइंड आउट करें, क्या फाइंड आउट करें, dy बाई dx। कैसे फाइंड आउट करेंगे dy बाई dx, तो होता क्या फार्मूला, n x की पावर n माइनस 1, जो पावर है ये पहले आ जाती है और पावर में एक नंबर सब्सट्रैक्ट हो जाता है, ठीक है। इस तरीके से n x की पावर n माइनस 1,
ये चीज़ आप नोट कर लीजिए और रट लीजिए बिल्कुल कि y की अगर इज इक्वल टू x की पावर n है तो उसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, n x की पावर n माइनस 1। ठीक बात। एग्जाम्पल देखते हैं इसके। अगर दिया हुआ है y इज इक्वल टू x की पावर 3, x की पावर 3, तो dy बाई डी एक्स क्या होगा, तो n क्या लिखा था, x की पावर n है तो पावर पहले आ जाएगी, तो यहाँ पे पहले क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, फिर x और n माइनस 1, यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 माइनस 1, तो ये क्या आ गया 3x²। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। अगर लिखा है y इज इक्वल टू एक्स की पावर 7, तो क्या आ जाएगा y डी वाई अपॉन डी एक्स क्या आ जाएगा, पावर पहले आ जाएगी 7 पहले आ जाएगा, इंटू x की पावर क्या हो जाती है 7x की पावर 7 माइनस 1, दैट मीन्स 7x की पावर 6। ये चीज़ आ गई 7x की पावर 6। ये चीज़ हो गई जब x की पावर n की फॉर्म में दो, x की कुछ भी पावर दी हो। अच्छा कुछ भी पावर दी है तो अगर हम लिख दें y इज इक्वल टू एक्स की पावर -4, x की पावर हमने लिख दी -4, कैसे करेंगे, डरना नहीं है किसी भी क्वेश्चन को देख के, बस करते जाना है। पावर पहले, फिर x जितनी पावर थी 1 माइनस कर देंगे, तो माइनस में 4 था तो 1 माइनस कर दिया, कितना हो गया -4 x की पावर, सेम साइन है एडिशन हो जाएगा, साइन बड़े वाले का लगेगा -5, क्योंकि ये पावर -5 है इसलिए इसको हम और अच्छा लिखने के लिए क्या कर देंगे -4 अपॉन x की पावर 5। अगर हम पावर को नीचे लेके जाएंगे तो पावर प्लस की 5 हो जाएगी, ये x है। ठीक, तो ये आ गया हमारा dy अपॉन dx। इसमें कुछ कठिन तो लग नहीं रहा होगा मेरी समझ से, लेकिन अगर फिर भी आपको फर्दर किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम होती है तो आप फ्रीली कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चंस दे सकते हैं, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ये तो हो गया हमारा दूसरी बात। तीसरी बात, चौथी बात, पांचवी बात, सारी बातें करेंगे पर आराम आराम से, जल्दी कोई नहीं है, करते हैं। अच्छा अगर एक चीज़ लिखी हुई है, ये तो हमने x की पावर पढ़ ली है, तीसरा नंबर अगर लिखा हुआ है y इज इक्वल टू एक्स की पावर 4, हम कर लेंगे 4x³, 4 पहले आएगा, x की पावर में एक सब्सट्रैक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे लिख दें 6x की पावर 3, अब कैसे करेंगे, यहाँ पे एक कांस्टेंट नंबर भी आ गया और इसका हमको पता है कि 0 होता है। अब मल्टीप्लिकेशन में कुछ है तो क्या सब 0 हो जाएगा या 0 नहीं होगा, कैसे क्या होगा देखते हैं। तो जब इस तरीके का क्वेश्चन हो तो dy बाई डी एक्स कैसे निकलेगा, अगर किसी कांस्टेंट नंबर के साथ में कोई वेरिएबल यूज़ हो रहा है, किसी भी कांस्टेंट नंबर के साथ में अगर कोई वेरिएबल यूज़ हो रहा है तो हम लोग कांस्टेंट नंबर को 0 नहीं करेंगे, कांस्टेंट को हम ऐसे यूज़ करेंगे जैसे वो एक एक्स्ट्रा में दिया हुआ है, एक्स्ट्रा में दिया ही हुआ है, 6 को 6 ही लिख दिया। 3 का डिफ्रेंशिएशन अगर हम कर लें तो 3 का डिफ्रेंशिएशन क्या आएगा 3x², तो 6 3 ज़ा 18x², ये हमारा आंसर हो गया, dy बाई डी एक्स हो गया। ठीक, इसी तरीके से कोई भी चीज़ दी हो, अगर दिया हुआ है y इज इक्वल टू 7x², तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा बताइए, 7 फिर मल्टीप्लिकेशन में 2 पहले, x की पावर 2 माइनस 1 याद हो गई तो 1, तो 14x। कितना सिंपल है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए मेरी समझ से। ठीक है, ये तो इजी पहले की तरह ही है, बस थोड़ा सा चेंज था तो मैंने सोचा बता दूँ। अच्छा चौथा नियम क्या कहता है कि अगर y इज इक्वल टू है e की पावर x, y इज इक्वल टू e की पावर x, अभी तक हम लोग x की पावर में पढ़ रहे थे, अब हमने क्या पढ़ा e की पावर x। ठीक है, e की पावर x, तो dy बाई डी एक्स क्या होगा, e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x ही होता है। क्या होता है, e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x ही होता है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं, e की पावर x का तो e की पावर x ही होगा। अगर कहीं पे लिखा है y इज इक्वल टू 3e की पावर x, तो dy बाई डी एक्स क्या होगा, कांस्टेंट नंबर के साथ में जब कोई डिफरेंशिएशन वाला नंबर हो तो कांस्टेंट नंबर को हम लोग टच नहीं करते हैं, एज इट इज़ लिख देते हैं, और इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा, e की पावर x का e की पावर x ही रहेगा, दैट मीन्स इसका डिफरेंशिएशन भी वही आएगा, कोई भी चेंजेस
नहीं होंगे, तो इसमें कोई भी डरने वाली बात नहीं है, ये एज इट इज़ आप लोग नोट कर लीजिए, साथ साथ में नोट करते चलिए। अगर छूट जा रहा है तो वीडियो को बैक करके नोट कर लीजिए, ठीक है। ठीक, कौन सा नियम था? 5वां, अगर दिया हुआ है y इज इक्वल टू लॉग x, लॉग x दिया हुआ है अगर, तो log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/x। log x का डिफरेंशिएशन होता है भैया 1/x, log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x। और अगर दिया हुआ है y इज इक्वल टू a की पावर x, रोल नंबर 6, तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? a की पावर x log e a, ये हो जाएगा हमारा dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा? a की पावर x log e बेस में और a, ठीक। इस पे तो एग्जांपल कोई मतलब ही नहीं है, इसका एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं कैसा एग्जांपल होगा। अगर हमने कहीं पे भी लिख दिया y इज इक्वल टू, एग्जांपल देख रहे हैं, जल्दी तो नहीं हो रहा भैया, y इज इक्वल टू, अगर कहीं पे दिया हुआ है 2 की पावर x, तो dy बाई डी एक्स क्या होगा? 2 की पावर x का 2 की पावर x ही लिखा रहने देंगे, क्योंकि e की पावर x का हम लोग e की पावर x लिखते हैं, फिर क्या लिख देते हैं? log e और 2, ये हो गया हमारा डिफरेंशिएशन 2 की पावर x का। अच्छा, अगर इसको कंपेयर करें हम लोग, e की पावर x है, तो e की पावर x का भी डिफरेंशिएशन ऐसा ही तो होता है। अगर कहीं पे दिया हुआ है e की पावर x और इसका डिफरेंशिएशन करें हम, तो ऐसे ही तो हुआ, e की पावर x और log e, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है? e की 1। तो सिंपली हम लोग कहते हैं कि जहाँ पे e की पावर x है वहाँ पे e की पावर x ही रहेगा, बिल्कुल उसी के जैसा है, बस थोड़ा सा चेंज है, तो अलग से एक फार्मूला बन गया है। यहाँ पे कोई भी नंबर हो, 3 हो तो यहाँ पे 3, 4 हो तो यहाँ पे 4, यहाँ पे कुछ भी हो तो वो यहाँ पे वही चीज़ रिप्रेजेंट हो जाएगी। ये तो एक बात हो गई। अच्छा, ये तो सिंपल से हमारे थे अर्थमेटिक्स के नंबर। अच्छा, अगर हम लोग इनको ट्रिग्नोमेट्री की तरफ लेके चलें थोड़ा सा, कि अगर y में कुछ दिया हो साइन थीटा कॉस थीटा, तो उसका डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं? बहुत इंटरेस्टिंग है, देखते हैं। 6 तक रूल हो गए, नंबर याद रखो, गिनती भूल जाते हैं। 7 नंबर, अगर दिया हुआ है y इज इक्वल टू साइन थीटा या साइन x, अभी तक x पढ़ते आ रहे हैं तो x पढ़ेंगे, साइन x, तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा? cos x। अगर साइन x दिया है तो cos x। 8th नंबर, अगर y इज इक्वल टू cos x दिया है तो dy बाई डी एक्स क्या होगा? अगर साइन x का cos x है तो cos x का क्या होगा? साइन x होगा, बिल्कुल सही बात। अब ये लोग इतनी दोस्ती निभा रहे हैं कि आपस में इंटरचेंज हो रहे हैं, तो अगर ये प्लस आ रहा है तो ये क्या आ रहा है? ये माइनस आएगा, ठीक है। अगर साइन x का cos x आ रहा है और cos x का साइन x आ रहा है, मतलब क्या है कि ये दोनों दोस्ती निभा रहे हैं, साइन और cos। और जब ये दोनों दोस्ती निभा रहे हैं तो मतलब क्या कि अगर यहाँ पे प्लस साइन के साथ आ रहा है तो यहाँ पे माइनस आएगा, क्योंकि एक जैसे लोग कभी दोस्त नहीं हो सकते, ठीक है। थोड़ी सी चीज़ें अलग होंगी तभी दोस्ती होगी, वरना वो अपनी फील्ड में सुपीरियर, वो अपनी फील्ड में सुपीरियर, लड़ाई हो जाएगी। ये तो हो गया साइन एक्स, ये हो गया कॉस एक्स, ठीक। देखते हैं 9 नंबर, y इज इक्वल टू साइन कॉस टैन एक्स अगर दिया है तो dy बाई डी एक्स क्या होगा? साइन कॉस टैन, टैन एक्स का क्या होता है भाई डिफरेंशिएशन? टैन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉट एक्स नहीं, सेक स्क्वायर एक्स। टैन एक्स का होता है डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स। और अगर सेक एक्स की बात करें, y इज इक्वल टू सेक एक्स, तो dy बाई डी एक्स क्या होगा? ये हो जाएगा सेक एक्स टैन एक्स, ठीक है। जैसे भी आप अपना तरीका बना सकते हैं याद करने का, दोस्त हैं दुश्मन हैं, ठीक है, सारी चीज़ें। y इज इक्वल टू अगर सेक एक्स है तो सेक एक्स टैन एक्स, और अगर टैन एक्स है तो सेक स्क्वायर एक्स। अगर ये तो 4 हो गए, 11 देखते हैं। अगर दिया हुआ है y इज इक्वल टू कॉट एक्स, तो dy बाई डी एक्स क्या होगा भाई?
अगर y इज इक्वल टू कॉट एक्स है तो dy बाई डी एक्स क्या होगा, और अगर y इज इक्वल टू कॉसेक एक्स है तो dy बाई डी एक्स क्या होगा, ये 11 ये 12, y इज इक्वल टू कॉसेक एक्स तो dy बाई डी एक्स क्या होगा भैया। तो जिस तरीके से हमने देखा कि साइन एक्स का कॉस एक्स है, कॉस एक्स का साइन एक्स है, टैन एक्स का सेक एक्स है, सेक एक्स का सेक एक्स टैन एक्स है, तो उसी तरीके से कॉट एक्स जो हमारा है, तो कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स डी वाई बाई डी एक्स होता है, माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स, और कॉस एक्स का क्या होता है, माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स। ये एक डिफरेंशिएशन था जो हम हमेशा भूल जाते थे कि कॉसेक एक्स का माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स होता है। बाकी ये सारे चीज़ें, ये 6 ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले हैं, ये आप नोट कर लीजिए, चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका बाद में नोट कर लीजिएगा, जैसी आपकी इच्छा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, इरेज कर रहे हैं, चलिए। अच्छा, ये तो हमने सारे पढ़ लिए, ट्रिग्नोमेट्रिक के भी और एक्स की पावर के भी, लॉग एक्स, ई की पावर एक्स, ए की पावर एक्स, सारी चीज़ें हमने देख ली। ठीक बात। अच्छा, अगर हम आगे बढ़ें, एक हम आपको क्वेश्चन देते हैं, पहला क्वेश्चन सॉल्व करिए, आंसर बताइए कमेंट सेक्शन में। अगर दिया हुआ है y इज इक्वल टू सेक एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या होगी। दूसरी चीज़, अगर y इज इक्वल टू दिया है e की पावर x, तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या होगी। यहाँ पे e की पावर नहीं, a की पावर x। थोड़ा सा क्वेश्चन बढ़िया करते हैं, ये दो वैल्यूज़ क्या होंगी, आप अपने आंसर्स कमेंट सेक्शन में बताइए कि अगर y इज इक्वल टू सेक एक्स है तो डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, और y इज इक्वल टू ए एक्स है तो डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा। आप वीडियो पॉज करिए, आंसर लीजिए, कमेंट सेक्शन में दीजिए, ठीक है, फिर आगे देखते हैं इसका सोल्यूशन। अगर सेक एक्स है तो सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, y इज इक्वल टू सेक एक्स का होता है सेक एक्स टैन एक्स। क्या ये चीज़ सही लिखी हुई है, गलत। यहाँ पे क्या होना चाहिए, डी वाई बाई डी एक्स, तभी तो पता चलेगा कि डिफरेंशिएशन हमने किया है डी वाई बाई डी एक्स, सेक एक्स टैन एक्स। और अगर ए एक्स का हम लोग डिफरेंशिएशन करें तो क्या आएगा, ये डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू आएगा हमारा ए की पावर एक्स लॉग बेस ई ए। ये हमारा आ गया आंसर, और ये हमारा आ गया आंसर। जिसका जिसका आंसर सही है अपने लिए तालियां बजा लें। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं। इतनी चीज़ें क्लियर हो गई, ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, अगर दो नंबर्स दिए हुए हैं और उनको ऐड कर दिया गया, एक एक्सप्रेशन हमने लिख दिया, एक बड़ा सा एक्सप्रेशन लिख दिया, y इज इक्वल टू लिखा है एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस साइन एक्स, इसी में लिख लें प्लस ई की पावर x प्लस लॉग x, बड़ा कर लिया, और हमें फाइंड आउट करना है डी वाई बाई डी एक्स। तो हम ध्यान करें कि एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन हम कैसे करते थे। अगर x की पावर n लिखा है और उसका डिफरेंशिएशन हमें करना है, तो हम डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे x की पावर क्यूब का। तो क्या करते थे, जो पावर होती है उसको पहले लेके आएंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे, x को एक सब्सट्रैक्ट कर देंगे, दैट मीन्स 2 आ जाएगा यहाँ पे, n x की पावर n माइनस 1, याद करिए n x की पावर, तो n पहले आ गया, x की पावर 3 हो गई यहाँ पे, प्लस 3 इंटू 2 पहले आएगा, x की पावर 2 माइनस 1 1, 3 2 जा कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, प्लस 1 को लिखा नहीं जाता। साइन x का डिफरेंशिएशन cos x होता है, बदला लेता है, e की पावर x का e की पावर x ही रहता है, और log x का 1/x। ये हमारा आ गया डिफरेंशिएशन कितनी आसानी से। इतना बड़ा क्वेश्चन था, देख के ही डर लगता था कि नहीं कर पाएंगे, लेकिन सारी चीज़ें हमें पता थी, हमने बहुत ईजिली ये डिफरेंशिएशन कर लिया। ठीक है, ये तो बात हो गई एडिशन की, अगर कहीं पर सब्सट्रैक्शन का। अच्छा, अगर हम इसका फिर से अगर हम कहते हैं कि y की वैल्यू ये ना हो के ये है y की वैल्यू हमारी, तब इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, बड़ी मुश्किल बात। ये हमने इरेज कर दिया। इसका डिफरेंशिएशन अगर हमें करना है, कैसे करेंगे डिफरेंशिएशन, बहुत ईजी है, डरना बिल्कुल नहीं है, जैसे जैसे करना करते जाना। एन एक्स की पावर, तो ये 3 2 पहले, एक्स की पावर 2 माइनस 1 कितना हो गया 6x आ गया 6x। आगे बढ़ते हैं, प्लस 6x का डिफरेंशिएशन 1,
क्यों 1 हो गया x का डिफ्रेंशिएशन, देखते हैं। अगर y इज इक्वल टू एक्स लिखा है कि पावर 1, पावर 1 ही तो है यहाँ पे, जहाँ पे कुछ नहीं पावर वहाँ पे 1, तो dy/dx क्या होगा भाई, पावर पहले आ गई, x की पावर 1 - 1, 1 x की पावर 0, 1 × 1, किसी भी चीज़ की पावर 0, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1, 1 × 1 1। तो x का डिफ्रेंशिएशन हम लोग याद कर लेंगे कितना होता है, x का डिफ्रेंशिएशन 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 6x, x का डिफ्रेंशिएशन 1 हो गया, ठीक है। cos x का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन x, e की पावर x का e की पावर x ही रहेगा। अब प्रॉब्लम ये आ गई कि 1/x का डिफ्रेंशिएशन कैसे करें, log x तो नहीं होगा, नहीं होगा log x, कैसे होगा e की 1/x का डिफ्रेंशिएशन, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/x को x की पावर -1 लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, x की पावर 1 थी, ऊपर जाएगी x की पावर -1 हो गई। अच्छा ये -1 जब पावर पहले आएगी तो -1 x की पावर -1 एक सब्सट्रैक्ट हो जाता है, सब्सट्रैक्ट कर दिया क्योंकि माइनस है इसलिए माइनस ही रहा। तो ये क्या हो गया +6 माइनस साइन एक्स प्लस e की पावर x माइनस x की पावर -2, और ये -2 जब नीचे जाएगा तो क्या हो जाएगा 1/x²। तो ये हमारा आ गया dy/dx। अगर ये हमारा y है तो dy/dx क्या आएगा, ये आएगा हमारा dy/dx। कठिन लग रहा है लेकिन जब आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तब कोई भी चीज़ कठिन नहीं रह जाएगी। अगर फर्दर कोई प्रॉब्लम रहती तो एक बार वीडियो फिर से देख लीजिए, पीछे रिवाइंड करके एक बार वीडियो फिर से देख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। लेकिन फिर भी अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आती है डिफ्रेंशिएशन से रिलेटेड, देखिए मैं बहुत डीप में तो नहीं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि ये एक मैथ्स का टॉपिक है, हम बस उतनी चीज़ें बता के चल रहे हैं जितनी चीज़ों से हमारे फिजिक्स में वेक्टर्स का एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न काम चल जाए। बस हमें काम चलाना है क्योंकि हम मैथ्स के टीचर नहीं हैं, फिजिक्स हमें पढ़ानी है, तो हम बस उतना लेके चल रहे हैं, ठीक है बात। अच्छा ठीक ठीक, एक चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पहले से बता दें, इंपॉर्टेंट गलती कहाँ पे होती है, ठीक है, कहाँ पे गलती होती है। अगर कोई भी चीज़ लिखी हुई है हमारे पास, जैसे हमने लिख दिया y इज इक्वल टू, लिख दिया हमने x की पावर 4, हमने कहा फाइंड आउट करिए dy/dt। सिंपल है, फाइंड आउट सब कर देंगे, 4x की पावर 3 सब्सट्रैक्ट हो गई एक पावर। क्या ये सही है, नहीं सही है, गलत है। क्यों गलत है देखते हैं, क्योंकि अभी तक हम जो डिफरेंशिएशन पढ़ रहे थे वो हम पढ़ रहे थे x के रिस्पेक्ट में, हम क्या पढ़ रहे थे dy/dx। यहाँ पे x है तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे तभी तो डिफरेंशिएट होगा, अलग अलग बटेगा तब जब दोनों एक जैसे होंगे। जब यहाँ पे dy/dt है तो ये dy/dt इसके लिए कैसे यूज़ हो रहा है, जैसे ये एक कांस्टेंट टर्म है, और कांस्टेंट टर्म के लिए dy/dt मतलब क्या होगा 0। सही है ये चीज़, 0 हो जाएगा कांस्टेंट के लिए, नहीं, क्योंकि हमने क्या कहा था कि अगर वेरिएबल है तो वेरिएबल 0 नहीं होगा, कांस्टेंट टर्म अगर है तो कांस्टेंट टर्म 0 होगा, वेरिएबल 0 नहीं होगा। लेकिन x के रिस्पेक्ट में, अगर हम t के रिस्पेक्ट में देखें तो ये क्या है हमारा कांस्टेंट, ये हो जाएगा हमारा 0। ये तो बात होगी कांस्टेंट के लिए। अगर हम किसी दूसरे के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो इसका डिफरेंशिएशन कितना आएगा 0 इसका डिफरेंशिएशन आएगा। अच्छा इसका यूज़ कहाँ पे, हम लोग डिफरेंशिएशन पढ़ तो रहे हैं, सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं, हमें इसका यूज़ कहाँ पे करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी कि डिफरेंशिएशन जिसके रिस्पेक्ट में हो वो नंबर अगर हमारे इक्वेशन में प्रेजेंट नहीं है तो वो नंबर क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन उसका 0 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि अगर डिफरेंशिएशन में कहीं पे भी t का यूज़ नहीं है और हम t से उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो उसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। बहुत तेज़ लग रहा है तो थोड़ा सा स्पीड उसकी स्लो करिए। आइए देखते हैं एक सवाल है, अगर कहीं पे कोई डिस्टेंस है, लिखा हुआ है s इज इक्वल टू t³ + t² + 4t, डिस्टेंस टेबल किया है किसी ऑब्जेक्ट ने इतना, s डिस्टेंस होता है, t के टर्म्स में डिस्टेंस दिया हुआ है, जैसे हम लोग पढ़ते हैं भी s इज इक्वल टू ut + ½ at², ठीक है। तो हमने सपोज किया कि s इज इक्वल टू ये डिस्टेंस है, चाहे तो इसको भी हटा दें, t³ इतना रखें, इतना डिस्टेंस किसी ऑब्जेक्ट ने ट्रैवल किया है t² + 4t, और हमसे पूछ रहा है कि उसकी वेलोसिटी क्या होगी, ठीक है। डिस्टेंस दिया हुआ है, वेलोसिटी पूछ रहा है, हमें पता है डिस्टेंस
स्पीड, चलिए मान लीजिए स्पीड पूछ रहा है, वेलोसिटी तो डिस्प्लेसमेंट की बात हो गई, लेकिन इस कंडीशन में हम लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को एक ही जैसे कम को करेंगे। तो अगर हमसे पूछ रहा है उसकी स्पीड या वेलोसिटी क्या, तो हम वेलोसिटी अगर निकालेंगे तो क्या होता है, वेलोसिटी क्या होती है अपॉन टाइम। अगर हम इसको टाइम से डिवाइड कर दें, क्या कर दें, टाइम से डिवाइड कर दें, डिवाइड इन द सेंस यूनिट टाइम। वेलोसिटी की डिफिनीशन क्या होती है, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम। तो यूनिट टाइम का मतलब ये होता है कि एक सेगमेंट, तो हम क्या करेंगे इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे टी के रिस्पेक्ट में, डी एस अपॉन डी टी। अब जब टी के रिस्पेक्ट में हमने डिफरेंशिएशन किया तो इनका डिफरेंशिएशन हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे भी टी यहाँ पे भी टी, तो टी का डिफरेंशिएशन क्या होगा, पावर पहले नंबर 2 - 1 और 2 - 1 की वैल्यू 1 हो गई, ठीक बात, प्लस 4t का डिफरेंशिएशन, जैसे x का डिफरेंशिएशन 1 होता है x के रिस्पेक्ट में, वैसे t का डिफरेंशिएशन भी 1, तो ये क्या आ गया 2t + 4, और ये हमारी क्या आ गई, वेलोसिटी आ गई, वेलोसिटी आ गई भाई, डिस्टेंस है वेलोसिटी पे आ गए हम डिस्प्लेसमेंट से बिना किसी प्रॉब्लम के। अगर वेलोसिटी को टाइम के रिस्पेक्ट में फिर से डिफरेंशिएट कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, एक्सीलरेशन मिल जाएगा, बिल्कुल सही बात। अगर हम इसको फिर से डिफरेंशिएट कर दें डी अपॉन टी के रिस्पेक्ट में, क्योंकि दैट वेलोसिटी इन यूनिट टाइम, डी एस अपॉन डी टी, टी के रिस्पेक्ट में फिर से किसको डिफरेंशिएट किया, इसको, या फिर इसकी जगह पे हम लोग क्या यूज़ कर सकते हैं, वेलोसिटी। तो फिर से जब डिफरेंशिएट करते हैं इसको डिफरेंशिएट करो तो 2 टी का 1 और 4 कांस्टेंट नंबर है 0, तो कितना एक्सीलरेशन आ गया भाई। और इसको लिखने का ये हो गया हमारा एक तरीके से एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन भी है ये, और इसको लिख सकते हैं डी अपॉन डी टी, किसका डिफरेंशिएशन किया हमने, वेलोसिटी का। और इसको एक चीज़ लिख सकते हैं, अगर हम मैथमेटिक्स ही पढ़ रहे हैं तो मैथमेटिक्स से इसमें क्या लिख सकते हैं, क्योंकि 2 बार डिफरेंशिएशन हुआ, इसका फिर इसका डिफरेंशिएशन हुआ, तो ये हो जाएगा d² अपॉन dt²। 2 बार डिफरेंशिएशन हुआ डिस्टेंस का टाइम के रिस्पेक्ट में। ये सारे एक्सेलरेशन को मैथमेटिकल फॉर्म में एक्सप्रेस करने के तरीके हैं कि किस तरीके से हम मैथमेटिकल फॉर्म में इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। अच्छा, इस तरीके से क्वेश्चन आ भी सकता है कि डिस्टेंस दे दे और आपसे एक्सेलरेशन पूछ ले कि एक्सेलरेशन कितना होगा। डिस्टेंस हमने दे दिया इन टर्म्स ऑफ टी और पूछ लिया एक्सेलरेशन कितना होगा, निकालिए। तो एक बार डिफरेंशिएशन किया तो वेलोसिटी पता चल गया, दूसरी बार डिफरेंशिएशन किया तो एक्सेलरेशन पता चल गया। इस तरीके से हम डिफरेंशिएशन करके इसका एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। ये तो सिंपल एडिशन वाले थे, एडिशन वाले हमने बता दिए। अच्छा, अगर कहीं पे डिफरेंशिएशन इस तरीके से दिया हो कि एक और फार्मूला अच्छा बता दें, क्या फार्मूला है, कौन सा नंबर था, जो भी है नंबर 15, ध्यान नहीं कौन सा था, मे बी 13 था शायद, 13 नंबर। तो अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे e की पावर x, एक एक डिजिट्स के हम लोग डिफरेंशिएशन पढ़ रहे थे, या फिर एडिशन में बहुत सारे हमारे नंबर्स थे उनका हम लोग डिफरेंशिएशन देख रहे। अच्छा, कोई नंबर अगर इस तरीके से लिखा हो y = x × e की पावर x, अब 2 चीज़ें लिख दी हमारी x × e की पावर x एक साथ में, और इनका डिफरेंशिएशन अगर हमसे करने को कहे तो हम कैसे करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लगाते हैं यूवी फार्मूला। कौन सा फार्मूला लगाते हैं, यूवी फार्मूला। आप लोग नोट करिए यूवी फार्मूला क्या होता है। अगर कहीं पे इस तरीके से लिखा है y = u × v, y = u × v, तो dy/dx कैसे फाइंड आउट करेंगे, u एक टर्म को रोकेंगे, d/dx v एक का डिफरेंशिएशन करेंगे, प्लस v को रोकेंगे, du/dx। पहले फर्स्ट टर्म को रोका, फिर दूसरे का डिफरेंशिएशन, फिर दूसरे टर्म को रोका, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, बारी बारी करके एक एक का डिफरेंशिएशन कर देंगे, क्योंकि 2 का एक साथ करने का हमने पढ़ा ही नहीं है, होता ही नहीं। एक साथ करने का मतलब एक को रोकेंगे दूसरे का, प्लस दूसरे को रोकेंगे पहले का डिफरेंशिएशन कितना है, इस चीज़ को नोट कर लीजिए आप लोग। ये हो गया हमारा डिब्बा बंद, अब ये कहीं भाग नहीं पाएगा, ठीक है। अब देखते हैं इस फॉर्मूले पे बेस्ड अगर हमें ये क्वेश्चन लगाना हो तो हमने कहा ये u है, ये v है, dy/dx क्या हो जाएगा, dy/dx हमारा हो जाएगा, x को पहले हम रोकते हैं और e का डिफरेंशिएशन, e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, e की पावर x ही रहेगा, e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, e की पावर x ही रहेगा, प्लस अब दूसरे वाले को रोक लो और x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1,
तो क्या आ गया, एक्स ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर एक्स, 1 से 1 ही हो गया। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, ई की पावर एक्स को कॉमन ले लें, ब्रैकेट में आ गया एक्स प्लस 1, यही हमारा आंसर हो गया, बस ख़त्म बात। तो अगर y इज इक्वल टू ये दिया हुआ है एक्स ई की पावर एक्स, दो नंबर्स दिए तो उनका डिफरेंशिएशन इस तरीके से हम लोग करेंगे। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, एग्जांपल भी अगर देख लें, अगर y इज इक्वल टू दिया है x की पावर 4 साइन x, ये भी दो नंबर है हमारे, तो dy बाई डी एक्स कैसे फाइंड आउट करेंगे। वीडियो पॉज करिए और फाइंड आउट करके देखिए कि कितना आएगा। ठीक है, देखते हैं। तो x की पावर 4x और साइन x क्या है, तो पहले x की पावर 4x को रोका, साइन x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, cos x, बिल्कुल सही बात, साइन x का डिफरेंशिएशन होता है cos x, प्लस साइन x को रोकते हैं अगर हम, तो cos x की पावर 4 का डिफरेंशिएशन कितना होगा, x की पावर 4 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 4 पहले आ जाएगा, x की पावर में एक सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 4x क्यूब, सही बात 4x क्यूब। तो ये कितना बन गया, x की पावर 4 cos x प्लस 4x क्यूब साइन x, ये हमारा आ गया डिफरेंशिएशन इसका, अगर दो डिजिट्स हमारे दिए हुए हों। अच्छा, ये तो मल्टीप्लिकेशन में है, इस तरीके से हमको कोई भी सवाल आएगा तो हमको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी करने में। ठीक, अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो 4 बार बताए हैं कि कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट करिए, आंसर जानिए, प्रॉब्लम सॉल्व करिए। एक क्वेश्चन और, अगर दिया हुआ है y इज इक्वल टू कॉस एक्स इंटू लॉग एक्स, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी भैया, लॉग एक्स कॉस एक्स कठिन लग रहा है देखने में, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे dy बाई डी एक्स, भैया डर गए देख के। कॉस एक्स को रोका, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x प्लस लॉग एक्स को रोका, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, ख़त्म सवाल, 1/x कॉस एक्स माइनस लॉग एक्स साइन एक्स, ख़त्म सवाल, लग गया। कितनी देर लगी, 1 मिनट भी नहीं लगा सवाल लगाने में। ठीक है, अगला चीज़ पढ़ते हैं, अगला फार्मूला नंबर 13 हो गया, फार्मूला नंबर 14 आएगा। अब आते हैं अगले को सवाल पे, फार्मूला नंबर 14। अच्छा, अगर अभी तक हम लोग मल्टीप्लिकेशन पढ़ रहे थे, अगर इस तरीके से दिया हो u/v, डिवाइड में दिया होगा नंबर, तो कैसे करेंगे। अब कई लोगों का दिमाग जा रहा होगा कि इसको ऊपर लेके जाएं, इसकी पावर -1 हो जाएगी, फिर वहाँ पे u/v अप्लाई कर देंगे, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड करने से क्या फ़ायदा, जब हम इतने सारे फार्मूले पढ़ रहे हैं तो एक फार्मूला और भी सीख लेते हैं जिससे हमारा इजीली हो जाए। तो dy बाई डी एक्स डिनोमिनेटर में कर देंगे, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, v स्क्वायर डिनोमिनेटर में कर दिया, डिनोमिनेटर का स्क्वायर। अब जब स्क्वायर कर दिया तो इसी को रख देंगे बाहर और कर देंगे du/dx, डिनोमिनेटर में कर दिया डिनोमिनेटर का स्क्वायर, फिर इसको बाहर रखा और पहले न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन, माइनस u को बाहर रखो, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, हो गया। मल्टीप्लिकेशन में प्लस रहता है, अब यहाँ पे क्या रहेगा, माइनस रहेगा, बस इतना डिफरेंस है। एक ये फार्मूला अगर हमको पता है तो फिर हमें इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ये हो गया हमारा सवाल। जब हमने सारे फार्मूले पढ़े तो एक और पढ़ लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारे याद कर लेंगे, ईजिली हो जाएगा। प्रॉब्लम होगी, ऊपर जाएगा -1 होगा, फिर मल्टीप्लिकेशन करेंगे, फिर नीचे लेके आएंगे, सारी चीज़ें करने से बेहतर है कि हम इसको डायरेक्टली अपने हिसाब से सॉल्व कर लें। अच्छा, फार्मूला दिखाने दे, क्वेश्चन कर लेते हैं। अगर क्वेश्चन है y इज इक्वल टू साइन x/x, बहुत अच्छा क्वेश्चन, साइन x/x डिफ्रेंशिएशन करना है, dy/dx करना है। कैसे करेंगे dy/dx, तो सबसे पहले क्या करते हैं, डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर आ गया। अब डिनोमिनेटर तो सॉल्व हो गया, आधा क्वेश्चन तो लग गया। अब क्या करना है, न्यूमरेटर को बाहर रखेंगे, ब्रैकेट में साइन x का डिफरेंशिएशन, साइन x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, cos x होता है। ठीक है, cos x माइनस साइन x को रोका, और x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1 होता है। तो लिखें चाहे ना लिखें, या लिख भी दें 1 तो 1 ही हो जाएगा। तो ये आ जाएगा x cos x माइनस साइन x अपॉन एक्स स्क्वायर, ये हमारा आ गया डिफरेंशिएशन इसका। ठीक है,
इसकी खूब प्रैक्टिस कर लीजिए। इस टाइप के ही क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में, जो फंस जाते हैं यहाँ पे बच्चे जाने से, कि किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। ठीक है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं इस तरीके से एग्ज़ाम में। सीधे सीधे दे देगा, एक टर्म्स पूछ लेगा कि इसको डिफ्रेंशिएट करिए, एक्स के रिस्पेक्ट में कितना आंसर आएगा, वाई के रिस्पेक्ट में कितना आंसर आएगा। अगर वाई इज इक्वल टू दिया है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स, कर दीजिए डिफ्रेंशिएशन फटाक से, कितना आएगा आंसर हमारा। वीडियो पॉज करिए, सॉल्व करिए, फिर उसके बाद देखिए कि क्या जैसे मैं सॉल्व कर रहा हूँ वैसे ही आया है। ईमानदारी से वीडियो पॉज करके अपने आप लगाइए। अगर नहीं आता है तो एक बार वीडियो फिर से देख लीजिए, क्योंकि सीखना है, आंसर नहीं कॉपी करना है। डिनोमिनेटर का स्क्वायर, ठीक है, डिनोमिनेटर को रोक देंगे, न्यूमरेटर का डिफ्रेंशिएशन कर देंगे, यही तो करते हैं। डिनोमिनेटर को रोकते हैं बाहर, न्यूमरेटर का। तो एक्स क्यूब का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है, 3x की पावर 1 कम प्लस 2x की पावर 1 कम, 1 का डिफ्रेंशिएशन कांस्टेंट नंबर है 0, माइनस न्यूमरेटर को रोकेंगे एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, और फिर डिनोमिनेटर का डिफ्रेंशिएशन, एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 होता है। कितना आ गया हमारा, मल्टीप्लाई कर देंगे, 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1, माइनस से ब्रैकेट ओपन हुआ, सारे साइन माइनस, अपॉन एक्स स्क्वायर। सॉल्व करेंगे, 3x क्यूब एक्स क्यूब 2x क्यूब 2x स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ये हमारा आ गया डिफरेंशिएशन किसका, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स का। ठीक है, क्या आंसर मैच करिए, क्या इतना ही आंसर आ रहा है। ठीक है, ये तो हो गया एक सवाल, और देखते हैं सवाल, एक सेकंड। एक सवाल अच्छा देते हैं आप लोगों को, थोड़ा सा कठिन सवाल, बढ़िया। कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, y इज इक्वल टू साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। आंसर बताइए कमेंट सेक्शन में कितना आएगा। आगे देखते हैं, ये क्वेश्चन हो गया, नोट करिए। आंसर बताइए कमेंट सेक्शन में कितना आएगा। ठीक है, और एक चीज़ हम और बता दें कि जितनी भी चीज़ें हम यहाँ पे बता रहे हैं, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है और अगर आप उनके नोट्स चाहते हैं कि नोट्स आपको मिल जाएं, तो आप नीचे मेरा डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है या फिर मेल दिया हुआ है, आप मेल करके वहाँ से नोट्स ले सकते हैं। ठीक है, उसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। आप मेल करिए, मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स वहाँ से प्रोवाइड कर दूँगा। किसी भी चीज़ के नोट्स हो, आप बताइए कि किस चीज़ के नोट्स आपको चाहिए, नोट्स प्रोवाइड कर दूँगा। वैसे सबसे बेहतर तो ये होता है कि अपने आप नोट्स बनाइए। ठीक है, ज़्यादा बेहतर है अपने आप नोट्स बनाइए। ठीक है, एक चीज़ हम पढ़ने जा रहे हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ है, चेन रूल क्या होता है। चेन रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। चेन रूल क्या होता है, होता क्या है चेन रूल, जैसे चेन होती है, हमने देखा कि चेन में हर एक सीरीज़ क्या होती है, एक दूसरे से कनेक्टेड होती है। एक सीरीज़ दूसरे से कनेक्टेड, दूसरी सीरीज़ तीसरे से कनेक्टेड, बीच में कोई भी ब्रेकिंग नहीं होती है। ब्रेकिंग नहीं का मतलब क्या है कि जब तक वो चीज़ ख़त्म नहीं होगी, जब तक चेन ख़त्म नहीं होगी, तब तक कोई भी चीज़ अलग नहीं है, सब एक दूसरे से जॉइंट है। तो उसी तरीके से हम चेन रूल पढ़ते हैं। अगर कहीं पे हम आपको एक डिफ्रेंशिएशन लिख के देते हैं, y इज़ इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, इस तरीके से अगर हम आपको एक क्वेश्चन दे दें और हम कहते हैं कि इसका डिफ्रेंशिएशन फाइंड आउट कर दीजिए, कितना आएगा, कितना आएगा। तो डिफ्रेंशिएशन फाइंड आउट करने के लिए क्या है कि अगर अंडर रूट में x लिखा होता, ठीक है, अगर अंडर रूट में सिंपली x लिखा होता तो आप कर लेते x की पावर हाफ और पावर पहले, और यहाँ पे हाफ माइनस 1, तो dy बाई डी एक्स क्या आ जाता, ये आ जाता dy बाई डी एक्स। लेकिन दिया क्या हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसका डिफ्रेंशिएट करना है हमको। कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम ही नहीं है। हम इसको y को ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर हाफ, अंडर रूट हटाया, पावर हाफ लगा दी, लिख सकते हैं। जब लिख सकते हैं तो इसका डिफ्रेंशिएशन भी कर सकते हैं एज इट इज। अगर हम इस पूरे नंबर को क्या एज्यूम कर लें, एज्यूम कर लें इसको हम एक x,
तो क्या होगा 1/2 पहले आएगा, फिर एक्स स्क्वायर प्लस 1 आएगा, फिर पावर 1/2 माइनस 1 आएगी। ये सब ऊपर का भूल जाइए, इतना आएगा अगर हम इसको एक्स एज्यूम करें एक्स स्क्वायर प्लस 1 को। लेकिन हमने बस एज्यूम ही तो किया है, हमने वो एक्स हो तो नहीं गया हमारे एज्यूम करने से। तो फर्दर हम क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन, जिसको हम एज्यूम कर रहे हैं उसका डिफरेंशिएशन। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 2x प्लस 0। इज दैट क्लियर? एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 2x प्लस 0। अब 2x प्लस 0 आ गया तो ये हो गया 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये हो जाएगा -½ इंटू 2x, ये हो जाएगा, ये 2 इस 2 से कैंसिल आउट हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर -½ ये आ गया डिफरेंशिएशन dy/dx का। ये dy/dx का डिफरेंशिएशन हो गया। कैसे फाइंड आउट करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 -½ ठीक है, डिफरेंशिएशन। ये हो गया चेन रूल कि जिसको भी हम एज्यूम करेंगे हम उसका फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे, कैसे डिफरेंशिएट हमको करना है। अच्छा देखते हैं, अगर इसी तरीके से कोई क्वेश्चन हो, अगर हमने लिख दिया y इज इक्वल टू, इजी क्वेश्चन लेते हैं, e की पावर 4x, y इज इक्वल टू e की पावर 4x अगर हमने ले लिया, कैसे करेंगे, तो dy/dx, इसका तो सिंपली e की पावर 4x हो गया भाई, जैसे हमने इसको x मान लिया तो x, लेकिन अब जिसको भी हम x मान रहे हैं उसका भी तो हम डिफरेंशिएशन फिर से करेंगे। तो 4x का डिफरेंशिएशन 4, तो ये क्या आ गया, 4e की पावर 4x आंसर हमारा। इसी तरीके से अगर हमने लिखा y इज इक्वल टू साइन 10x, या 10x ना लेके साइन लिख दिया हमने 4x स्क्वायर, ये साइन इस 4x स्क्वायर है। अब इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, हम पूरे 4x स्क्वायर को x मान रहे हैं तो ये आ जाएगा cos x, और x की जगह पे 4x स्क्वायर। लेकिन अब 4x स्क्वायर का फिर से डिफरेंशिएशन क्या होगा, 4 इंटू 2x, दैट मीन्स 8x cos 4x स्क्वायर। ये आ गया इसका डिफरेंशिएशन, क्योंकि जिसको भी हम x एज्यूम करेंगे उसका हम फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे। ठीक है, समझते चलिए साथ ही साथ में, ज़्यादा कठिन नहीं है, बस प्रैक्टिस नहीं है आपकी। जो बच्चे मैथ्स के होंगे उनको तो बहुत इजीली ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी, उनके लिए तो ये खेल है, पर आपको भी सीखना है, आप मैथ वालों से पीछे नहीं हैं। ठीक है, क्वेश्चन दिया हुआ है y इज इक्वल टू 1/√x² प्लस x प्लस 7 सॉल्व करना है, डिफरेंशिएशन करना है 1/, तो कैसे करेंगे, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 1/x² प्लस x प्लस 7 की पावर 1/2, ये ऊपर जाएगा, क्या बन जाएगा फिर से जाके, x² प्लस x प्लस 7 की पावर -1/2। y इज इक्वल टू, अगर डिफरेंशिएशन इसका हम करेंगे तो कैसे करेंगे, dy/dx। अगर हम इसको x एज्यूम कर लें तो x का मतलब पावर पहले आ गई, पावर पहले लिख लेते हैं, फिर उसके बाद x लिखते हैं, फिर पावर में से एक सब्सट्रैक्ट करते हैं, सब्सट्रैक्ट हो गया 1, फिर उसके बाद क्या करेंगे, इसका फिर से डिफरेंशिएशन, जिसको हमने x एज्यूम किया है उसका फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे। तो अगर इसका फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, 2x प्लस 1 प्लस 0, इतना। तो ये कितना आ गया, 2x प्लस 1/2 माइनस का ब्रैकेट में x² प्लस x प्लस 7 की पावर -3/2, -½ -1 -3/2। ठीक है, ये चाहें तो इसको नीचे ले आए तो हो जाएगा -2x प्लस 1/2 ब्रैकेट में x² प्लस x प्लस 7 की पावर 3/2, डिनोमिनेटर में चला गया तो पावर इसकी प्लस में हो गई। अगर चाहें तो एक ऐसे लिख दें और एक अंडर रूट में भी लिख सकते हैं। ये हमारा इसका सोल्यूशन हो गया, कठिन नहीं है, सिंपली हमने क्या किया, इसको हमने पूरा x एज्यूम किया, ऊपर लेके गए पावर -½ हो गई, फिर उसको पहले ले आए, पावर में से एक सब्सट्रैक्ट किया। जब हम किसी भी डिजिट को अगर एज्यूम कर रहे हैं तो हम उसका फिर से डिफरेंशिएशन करते हैं। तो x² प्लस x प्लस 7 का फिर से डिफरेंशिएशन कर दिया, ये आ गया 2x प्लस 1, उसको सिंप्लीफाई करके लिख दिया हमने, ये आ गया
वो। अच्छा, ये जो भी चीज़ें हम लोग पढ़ रहे हैं ये है क्या, डी वाई बाई डी एक्स है क्या, क्या है ये, स्लोप है। स्लोप मीन्स tan थीटा। ये चीज़ नहीं भूलनी कि ये हम लोग क्या फाइंड आउट कर रहे हैं अभी तक, स्लोप ही तो है ये डी वाई बाई डी एक्स। याद करिए पहले स्ट्रेट वाला ग्राफ जहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स निकाला था, y2 माइनस y1 ज़ीरो आया था, ज़ीरो का मतलब लगभग ज़ीरो, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और देखते हैं, फिर से आते हैं अपने ग्राफ पे, याद करते हैं। ये तो सारे फार्मूले होगा, अगर इतने फार्मूले आपको पता है तो मेरे हिसाब से आपसे मैथ्स का कोई भी प्रॉब्लम जो आता है फिज़िक्स में वो तो नहीं फंसने वाला। अब अच्छा, इसका क्या एप्लीकेशन क्या है, कैसे क्या निकालते हैं। अगर y इज इक्वल टू दिया हुआ है किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, एक क्वेश्चन देखते हैं। अगर ये क्वेश्चन दिया, हमने कहा कि डिफरेंशिएशन इसका करिए, ग्राफ इस तरीके से बना हुआ है, ये हमारा ग्राफ है एक, ये एक्स एक्सिस इधर हो गई, ये वाई एक्सिस इधर हो गई, ठीक है। ये ग्राफ है इस तरीके से, एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है। अगर हम यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स निकालें, यानी इसका स्लोप फाइंड आउट करें, तो डी वाई बाई डी एक्स अगर हम फाइंड आउट करें तो क्या आएगा, 2x माइनस 2। डी वाई बाई डी एक्स कितना आ गया इसका, 2x माइनस 2 आ गया इसका डी वाई बाई डी एक्स। 2 नहीं है यहाँ पे आ जाएगा 1, 2x माइनस 1 इसका ग्राफ ये आ गया 2x माइनस 1। अच्छा, अगर इस पॉइंट की हम लोग बात करें, इस पॉइंट की, तो इस पॉइंट पे इसका स्लोप क्या होगा, ये अगर पॉइंट P है तो यहाँ पे इसका स्लोप क्या होगा। स्लोप क्या होता है, अगर हम एक टेंजेंट ड्रॉ करें और वो एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट पे काटेगी वो उसका स्लोप होगा, तो ये एक्स एक्सिस को कट ही नहीं कर रही, तो दैट मीन्स इसका टेंजेंट ज़ीरो होगा। दैट मीन्स डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी होगी, ज़ीरो होगी। और डी वाई बाई डी एक्स ज़ीरो मतलब 2x माइनस 1 इज इक्वल टू ज़ीरो, एक्स इज इक्वल टू हाफ। अब x की वैल्यू 1/2 आ गई। x की वैल्यू 1/2 आने का मतलब ये हो गया कि जब y की वैल्यू या तो मैक्सिमम होगी, एक पॉइंट और देखते हैं, इस तरीके से अगर हमारा कोई ग्राफ है